स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब शुरुआत हो चुकी है हमारे खास सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार की। आप सभी दर्शकों, आप निवेशकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम समय में आपने हमारी इस मुहिम को जो समर्थन दिया है और जिस तरह से लगातार आप हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि छोटे छोटे शहरों में रहने वाले निवेशक कितने जागरूकता के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है, अपने इक्विटी की जो प्लानिंग है, वो हमारे साथ करने को तैयार है। अपना सवाल और शो से जुड़े हुए कुछ भी आपके फीडबैक है वो देने के लिए आपके स्क्रीन पर आप एक क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप पर सवाल टाइप करके आप हमें भेज सकते हैं। आपका कोई बेसिक सा भी सवाल हो इन्वेस्टमेंट को लेके, वो भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। बचत और निवेश को लेकर ये हमारा एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसके जरिए हम आम निवेशक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुहिम लगातार रंग लाती नजर आ रही है। तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट आयुष मेहता और सौरभ जैन लगातार बने हुए हैं। और सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पंकज यादव जी हमारे साथ हैं इस वक्त। पंकज, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी सर। जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मुहिम का हिस्सा बने और अपना सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंस का 600 शेयर सर मैं बाई करना चाहता हूं अगले 2-3 सालों के लिए। तो सर, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप 600 शेयर खरीदना चाहते हैं। कोई आपकी चॉइस है किसी खास तरह के स्टॉक की? जी सर, जियो फाइनेंस की सर। ठीक है, ठीक है। और आपका कोई खांचा की, मतलब कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे आप लगाना चाहते हैं? जी सर, समथिंग 2 लाख। 2 लाख तक आप लगाना चाहते हैं, 600 शेयर खरीदना चाहते हैं। जियो फाइनेंशियल जो है वो आपकी चॉइस है। चलिए सौरभ, जरा बताइए पंकज जी को क्या सलाह आप देंगे। लगभग 2 लाख तक निवेश करने की इनकी योजना है। जियो फाइनेंशियल का चुनाव इन्होंने किया है। पूछना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं, और 600 स्टॉक ये फिलहाल शुरुआत करना चाहते हैं 600 स्टॉक से। शो पे बुलाने के लिए। देखिए पंकज यादव जी, आपने ये नहीं बताया कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ यही अगर अकेला स्टॉक होगा, तो मैं समझता हूँ थोड़ी कॉन्सन्ट्रेटेड बेट हो जाएगी। हमेशा पोर्टफोलियो में 8-10 स्टॉक ज़रूर होने चाहिए। हाँ, जियो फाइनेंशियल अगर आपने जो स्टॉक का चयन किया है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। स्टॉक कंपनी बहुत अच्छी है, रिलायंस समूह ग्रुप की कंपनी है और विस्तार कंपनी की बहुत बड़ी योजनाएँ हैं। और कहीं न कहीं यही चीज़ स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन भी दे रहा है। थोड़ा स्टॉक अभी महँगा हो गया है, लेकिन जो बाज़ार देख रहा है आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आते हुए देख रहा है। तो लंबे समय के लिए जियो फाइनेंशियल बिल्कुल आप ले सकते हैं, पर मेरी सलाह ये रहेगी कि एक ही स्टॉक का चयन ना करें, अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से स्टॉक और भी ला लें। ओके, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स, पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, एक ही स्टॉक में सारे पैसे ना लगाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, राजू गुप्ता जी। राजू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, ये हमने जी। एलटी फूड और जेके पेपर के शेयर लिए हुए हैं। हेलो। जी। नुकसान हो रहा है आपको दोनों ही स्टॉक्स में, और कितना समय दे सकते हैं आप इन दोनों स्टॉक्स में? समय की कोई बाउंड नहीं है। आयुष जी, आपसे सवाल लेंगे। इनके जो स्टॉक्स हैं वो एक है जेके पेपर और एलटी फूड्स, ये 2 स्टॉक्स इन्होंने लिया हुआ, दोनों स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपरी स्तर पे इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की है। तब जब स्टॉक टूट रहा था वहाँ पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और अब इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या करें? एलटी फूड्स, जेके पेपर, दोनों स्टॉक्स में बने रहें? बात करें तो ऊपर के लेवल से दिसंबर में हमने 235 का लेवल देखा था, वहां से हम कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और आज के दिन में अपने एक स्टॉक इंपॉर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ दिया है। और अगर इसके नीचे क्लोज देता है 172 171 के आसपास की अगर आज की क्लोजिंग रहती है, तो मुझे लगता है स्टॉक में से एग्जिट कर देना चाहिए। और जेके पेपर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जेके पेपर भी सिमिलर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है, 369 का है। इसमें जो एक बड़ा सपोर्ट जो है वो 360 का है। जैसे स्टॉक अगर 360 के नीचे निकलता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की राय है।
तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे, जेके पेपर पे एक अहम रणनीति आयुष जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कुणाल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और उसके बाद पूछिए आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा गला बैठा हुआ है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जी जी जी, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैंने 2 प्रश्न पूछा था। एक भाई लकली मुझे टाटा टेक आईपीओ मिला था, ठीक है, उसमें मैंने अभी तक होल्ड कर रखा है। ठीक है। और दूसरा एक आईपीओ मैंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस का लिया था, जिसकी लिस्टिंग लॉस में हुआ है। तो अच्छा, उसमें मुझे क्या करना चाहिए सर? ठीक है। आईपीओ आपने टाटा टेक का लिया था ना? जी हाँ, उसमें मैंने अभी तक होल्ड कर रखा है। ठीक है, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी होल्ड कर रखा है। तो ठीक। एक्चुअली मुझे मुथूट माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जी चाहिए। जी, मैं लॉन्ग होल्ड कर सकता हूँ, बस प्रॉफिट गेन करना है मुझे किसी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश होगी हमारी। सौरभ जी, टाटा टेक के आईपीओ में तो इनको फायदा हो रहा है, उसको लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हालांकि उस पर भी आप एक नज़रिया दीजिए। आईपीओ के लेवल पे इन्होंने एंट्री ली थी। अब ज़रा दूसरा स्टॉक मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ज़रा इस पे नज़रिया दीजिए, क्या करना चाहिए और इनका नज़रिया है कि इसमें इनको लाभ होता रहे, प्रॉफिट तक एक लक्ष्य बनाकर ये चल रहे हैं। देखिए, टाटा टेक की काफ़ी बम्पर लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा-सा करेक्शन आया। जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, वो भी थोड़े से नरम आए थे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा और प्रेशर बन गया। लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से। मैं समझता हूँ टाटा टेक भी अच्छा करना चाहिए, तो इसके साथ आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो आपकी कंपनी आपने आईपीओ में लिया, जिसके प्राइस अभी गिर गए हैं, ये एक अच्छे ग्रुप से आती है कंपनी। माइक्रो फाइनेंस में है, नंबर्स भी दिसंबर क्वार्टर के ठीक आए थे। मैं समझता हूँ कि अगर मार्च क्वार्टर के भी नंबर्स ठीक आते हैं, तो स्टॉक कहीं न कहीं बॉटम आउट होना शुरू कर देगा। बिल्कुल न्यूनतम स्तरों पे पड़ा है। यहाँ पर मैं आपको इसको बेचने की सलाह नहीं दूँगा। मैं समझता हूँ आप 1 क्वार्टर अर्निंग्स और वेट करनी चाहिए और एवरेज बिल्कुल मत करें। ठीक है, तो ये है सलाह आपको आपके शेयर पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ पंजाब से अवतार सिंह जी जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी जी मैम, मेरे पास जी जी, नमस्कार अवतार जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, कई सारी कंपनियों के स्टॉक है, जैसे अडानी ग्रीन है, अडानी ओके। एनर्जी है, बेल है, एक्साइड इंडिया है, आईआरएफसी है, एनएचपीसी का 1000 शेयर है, एनएमडीसी है, पराग मिल्क के है, सर्वोटेक है। तो ये तकरीबन 4 लाख के शेयर है मेरे पास। तो मैं आपकी राय जानना चाहता था कि अभी डर लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने का, तो बने रहें या निकल जाए, थोड़ा लॉस में हूँ। लॉस में है इनके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तकरीबन 4 लाख के करीब शेयर है। 8-10 स्टॉक्स तो आपने हमें बताए और 4 लाख का पोर्टफोलियो आपने बनाया। सौरभ जी, आप मदद कीजिए। एनएचपीसी, आरवीएनएल, पराग, एनएमडीसी, पीएनबी, ट्राइडेंट, येस बैंक, सर्वोटेक, टाटा पावर, अदानी एनर्जी, ये कुछ स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं। करीब 4 लाख इन्होंने निवेश किया हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या इनका पोर्टफोलियो सही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे स्टॉक्स हैं तो कुछ नफ़ा नुकसान तो होगा ही, तो कुछ स्टॉक्स में इन्हें नुकसान हो भी रहा है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन ये समझना चाह रहे हैं कि कैसा है, कुछ बदलाव करने की इन्हें ज़रूरत है क्या? स्टॉक का नाम अगर आप चाहें तो वापस से रिपीट हम कर सकते हैं। मुझे जी पोर्टफोलियो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच विचार करके नहीं बनाया गया। जो स्टॉक इन्हें पसंद आया शायद इन्होंने वही ले लिया। इसमें से बहुत सारे ऐसे पीएसयूज भी हैं जो काफी ज्यादा भागे हुए हैं, जैसे वीएनएल वगैरह का आपने नाम लिया। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर करेक्शन थोड़ी तेज भी हो सकती है। थोड़ा मेटल है इनके पास, माइनिंग है, एनएमडीसी है। वहां पर भी मैं समझता हूँ कि ग्लोबल ग्रोथ के साथ वो चीजें चलती हैं। तो कुछ जो शेयर इनमें से ठीक लगते हैं, वो एनएचपीसी ठीक लगता है, ट्राइडेंट ठीक लगता है। और अगर आप लिस्ट दिखा पाए स्क्रीन पे तो फिर इन स्टॉक्स के साथ मुझे लगता है कि आप चल सकते हैं। बाकी काफी सारे स्टॉक्स जैसे आपने जो बताए, उसमें से आप निकल जाएँ और मैं समझता हूँ कि आप कुछ पोर्टफोलियो में बैंकिंग और आईटी क्षेत्र के शेयर डालें।
तो मैं समझता हूँ आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा बेहतर स्टेबिलिटी मिले। तो अदानी पावर एनर्जी ये थोड़े महंगे लगते हैं, सर्वोटेक थोड़ा महंगा लगता है, टाटा पावर भी अब थोड़ा महंगा हो गया है। एनएचपीसी के साथ आप बने रह सकते हैं, पराग मिल्क के साथ आप बने रह सकते हैं और ट्राइडेंट के साथ आप बने रह सकते हैं। तार जी, ये आपको सलाह आपके तमाम स्टॉक्स पे। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। ओम ठाकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद से। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास IRFC और RVNL के 50-50 क्वांटिटी है। ठीक है। RVNL 290 के भाव है और IRFC 170 के भाव है। ठीक है, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है? लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, आयुष आपके पास आना चाहेंगे। IRFC 170 के भाव पे 50 शेयर, RVNL भी 50 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 290 के भाव पे इनकी खरीदारी है। लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो IRFC में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम आज के सेशन में देख रहे हैं। नोरा अभी स्टॉक बहुत फ्लैट है, बट अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर निकल के 145 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली एक नई रैली शुरू होगी। जो फर्स्ट इसमें जो टारगेट बन जाएगा 160 में आएगा, तो मुझे लगता है IRFC को अभी होल्ड करना चाहिए। अगर इसमें इनको स्टॉप लॉस लगाना है जो नीचे की तरफ रहेगा वो 138 का रहेगा, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो 127 का रहेगा। और अगर हम RVNL की यहाँ पे बात करें तो RVNL में आज अप्रोक्सीमेटली 4% RVNL ऊपर है, एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में हम देख रहे हैं। तो RVNL को भी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम बनते हुए देखते हैं वो 280 रुपीज तक है, और जैसे स्टॉक 280 ऊपर निकल के क्रॉस होएगा हम ऊपर में 320 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। इसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन है वो 225 से 235 का जोन है। दोनों ही स्टॉक पे और दोनों में बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई आयुषी की तरफ से। और सोशल मीडिया पर हमें आपके काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपके सवाल आ रहे हैं। इसमें महिमा सिंह जी ने सवाल भेजा है फिलिप्स कार्बन पर, वो एक बार ले लेते हैं। स्टॉक आज 5% नीचे है। आयुष जी क्या करें? इन्होंने लेवल्स तो नहीं बताएं कि कितने स्टॉक्स हैं इनके पास, लेकिन पिछले एक महीने से स्टॉक टूट ही रहा है। जिन्होंने ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली और जिन्हें नुकसान हो रहा है वो क्या करें? क्या इस स्टॉक में और करेक्शन आप देख रहे हैं मौजूदा स्तर से? अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको फिलिप्स कार्बन में? फिलिप्स कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट काफी वीक हो चुका है। इसमें एक लास्ट सपोर्ट जोन जो हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 250 का है। अगर ये स्टॉक 250 के नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में से निकल जाने की राय रहेगी। चलिए, कुछ स्टॉक्स की जो सवाल हैं वो हम यूट्यूब से भी लेने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त उदय भगत हैं जिन्होंने मोतीसंस ज्वेलर्स और धनलक्ष्मी बैंक और NHPC इन तीनों पर राय जाननी चाहिए है। चलिए इस पर एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी ज़रा बताइए, मोतीसंस ज्वेलर्स, धनलक्ष्मी बैंक और NHPC पर आपका फ्रेश व्यू क्या होगा? देखिए, नई लिस्टिंग है मोतीसंस और मैं समझता हूँ कि छोटी कंपनी है और स्टॉक एकदम काफ़ी अच्छा चला था। अभी इनको सेकेंडरी मार्केट में अभी मुझे लगता नहीं कि अभी 2-3 क्वार्टर के बाद पता लगेगा कि कंपनी का कैसे उनका आउटलुक क्या है और किस तरह से चल रहा है। क्योंकि ये छोटे साइज़ की कंपनियाँ पैन इंडिया भी नहीं है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ पर व्यू थोड़ा नेगेटिव रहेगा। NHPC की जहाँ तक बात की करें, वहाँ पर एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है, आउटलुक बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर में कैपेसिटी जो भी उनकी कैपेसिटी भी बन रही है, वो ऑपरेशन में आ जाएगी अगले 1-2 साल में, और कंपनी के आगे भी काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। तो NHPC लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा लगता है। तीसरा स्टॉक एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक स्टॉक है NHPC और धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की बजाय मैं समझता हूँ एक छोटी कैटेगरी का बैंक है। अगर आपको बैंक में जाना है तो मैं समझता हूँ कि बड़े बैंक प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि ICICI और एक्सिस और PSU में कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप धनलक्ष्मी से पैसे को शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ICICI, कैनरा ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक से आप निकल सकते हैं, ये है सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हिमांशु शैलेश ठाकर जुड़े हैं फोन लाइन पर। हिमांशु जी नमस्कार, स्टॉक बताइए अपना, कितने समय के लिए लिया है ये भी बताइए। ट्रेडेंट लिया था 45 रुपए का भाव से, 1670 रुपया क्वांटिटी है। ठीक है, हेलो, हाँ। और कितने समय के लिए लिया है आपने? हिमांशु जी कितना समय दे सकते हैं आप? 2 या 3 साल।
2-3 साल का समय दे सकते हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ जी से भी हमने ट्राइडेंट पे सवाल लिया था, तो फंडामेंटली तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल राय एक बार ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक आज भी टूट रहा है, 2% नीचे है और आपका खरीद भाव 45 रुपए के आसपास है। तो आयुष जी, आप सलाह दीजिए, क्या करें ट्राइडेंट में? मैं भी सौरभ जी के साथ सहमत हूँ। ट्राइडेंट की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक टेक्निकली ऐसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज थोड़ा सा वीक हम देख रहे हैं स्टॉक में, जो भी मार्केट के कारण, बट टेक्निकली स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉक में घबराने की कोई बात नहीं है, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो आई थिंक टारगेट्स इसमें काफी ऊपर में हम देख सकते हैं। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। पारस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पारस, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग सर, हम बनारस से बात कर रहे हैं। जी 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 जी, हमारे पास 150 शेयर सेंट्रल बैंक के हैं एट द रेट 46 रुपीज की। ठीक है। एक्चुअली हम माने 1-2 साल के लिए रखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में है तो हम सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या गिर जाएगा कि बढ़ेगा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए सेंट्रल बैंक पे आपको एक नज़रिया देते हैं। और अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की हुई है, आपके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। हालांकि स्टॉक की क्वांटिटी कम है, लेकिन फिलहाल आप मुनाफे में। चलिए आपको एक बेहतर नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी ज़रा बताइए, सेंट्रल बैंक में क्या करना चाहिए? 46 रुपए की खरीद है, लंबा नज़रिया है, आगे भी बरकरार रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है कि क्या जो प्रॉफिट हुआ है उसे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। देखिए, आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप छोटे समय में वॉलेटिलिटी को थोड़ा-सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसको मैनेज करना अगर स्टॉक नीचे करेक्ट होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बैंक है और वैल्यूएशन इसकी पार है बड़े लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स के, या कहीं न किसी केस में तो शायद कुछ केसेस में तो ये उससे ज़्यादा भी है। तो छोटे बैंकों में ज़्यादा तेज़ी आई है तो करेक्शन भी स्वाभाविक रूप से आ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई परेशानी नहीं है, स्टॉक नीचे भी आ जाए, तब आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हैं। पर आपको व्यू यहाँ पर 1 से 2 साल का रखना होगा, तो यहाँ पर आप अच्छा मुनाफ़ा भी बना सकते हैं। ये सलाह इस स्टॉक पर। एक सवाल हमें यूट्यूब पर आया है, दाऊद खान जी का। टाटा केमिकल्स है इनके पास, 1320 पर इन्होंने लिया हुआ था। आयुष जी सलाह दीजिए, क्योंकि टाटा केमिकल्स चला तो काफ़ी था हाल फिलहाल में, लेकिन आज स्टॉक 10% नीचे आ चुका है। इनकी खरीदारी 1320 पर है, यानी कि जब स्टॉक अपने हाइस के आसपास था तब शायद इन्होंने एंट्री ले ली है। अब ये जो गिरावट है उससे थोड़े परेशान हैं। क्या करना चाहिए टाटा केमिकल्स में, जिन्होंने थोड़ा हाई लेवल पर या इस तेजी में एंट्री कर ली हो, अब वो क्या करें आज की गिरावट में? टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो आज काफी इसमें गिरावट देखने मिली है। इसमें जो सपोर्ट जोन बनता आता है वो 1140 रुपए का है, जो कि उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो कि इसका प्रीवियस सिंक सपोर्ट भी रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर से इतने लेवल में आए तो एक बार 1140 तक के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को एक बार होल्ड करना चाहिए। अगर 1140 ब्रेक करता है तो स्टॉक को सेल करना चाहिए, और नीचे में वापस 1000 से 1050 के बीच में इसकी वापस एंट्री करनी चाहिए। तो ये नज़रिया टाटा केमिकल्स पर फिलहाल आता हुआ। काकू सिंह हैं और यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं, और इनका सवाल ओएनजीसी, बेल, बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता पे है। बहुत सारे स्टॉक्स पे इन्होंने सवाल भेजा है, लेकिन हम कुछ 3 चुनिंदा स्टॉक्स पर एक नज़रिया लेते हैं। ओएनजीसी, बीईएल और बैंक ऑफ इंडिया, इस पर एक राय लेते हैं। आयुष, आप ही बताइए क्या नज़रिया होगा आपका? पहले अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जी, पहले अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 147, 148 के आसपास चला, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं वो 160 का देख रहे हैं। इसमें एक 140 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम यहाँ पे ओएनजीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओएनजीसी ऊपर 285 के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, बट इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। 270 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जब तक स्टॉक 270 होल्ड कर रहा है इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं, बने रहना चाहिए। और तीसरा स्टॉक एक बार प्लीज रिपीट करेंगे प्रशांत जी? आयुष, बीईएल। बीएल की बात करें तो वीकली चार्ट इसका काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी हमने स्टॉक में रैली देखी है, तो इसमें भी बने रहना चाहिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ऊपर में 230 तक के लेवल्स भी हम इसमें आने वाले दिनों में ही देख सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस अगर नीचे में मेंटेन करना है तो वो 200 रुपीज करेगा।
तो ये है आपके चुनिंदा स्टॉक्स पर नज़रिया। और एक बार फिर आपको बता दें कि आप हमारी इस मुहिम से लगातार जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप स्कैनर हम आपके सामने QR कोड रख रहे हैं, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, अपनी जो भी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शंकाओं का समाधान हम करें। यूट्यूब के लाइव कमेंट्स भी हम शामिल करते हैं, तो वहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को इस खास चर्चा में दीजिए इजाज़त। अपने दोनों खास एक्सपर्ट सौरभ और आयुष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।